नमस्कार साथियों। 71वीं बीपीएससी के लिए घटना चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और इसके साइंस के सेक्शन में हम लोग बायोलॉजी आज शुरू कर रहे हैं। 3-4 खंडों में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहले चैप्टर का हमारा नाम है जैव विकास। आइए इन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं जो अब तक यूपीएससी या बीपीएससी में क्वेश्चन या फिर अन्य पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैव विकास में क्या होता है भाई कि जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, लैमार्कवाद का सिद्धांत क्या है, ठीक है। ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगा कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है और लैमार्कवाद का सिद्धांत क्या है, विकासवाद क्या है। इन सब चीजों से हम संबंधित हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घटना चक्र की किताब आप चाहें तो ले सकते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दिए गए युगों के सही काल क्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वह पहले आएगा। यहाँ दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे दिमाग को एकदम कांस्टेंट रखना है और चीजों को ध्यान से सुनना है और देखना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अनेक काल को मिलाकर एक युग बनता है, ठीक है। अनेक काल को मिलाकर एक युग बनता है और उसके बाद इसी तरह से अनेक कल्प को मिला सॉरी अनेक कल्प को नहीं, अनेक काल को मिलाकर एक युग बनता है, देख रहे हैं आप। और अनेक युग को मिलाकर एक कल्प बनता है, ठीक है। और अनेक कल्प को मिलाकर एक महाकल्प बनता है, जिसको एरा कहते हैं। तो इसी क्रम में आप आइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा इयोसीन। पहले हो जाएगा इयोसीन, फिर उसके बाद मायोसीन, फिर उसके बाद प्लायोसीन, पीएल, फिर उसके बाद प्लिस्टोसीन, ठीक है, पीएलएस, और फिर उसके बाद होलोसीन। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है और यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस प्राचीन यानी कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल पर अनुपस्थित थी। भाई सबसे पहले जो था वो मीथेन हुआ करता था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था। ये ऑक्सीजन बाद में आया, ठीक है। ऑक्सीजन गैस नहीं था पहले। ये जीव जंतुओं की उत्पत्ति के बाद ये ऑक्सीजन गैस हमारे वायुमंडल में आया, ठीक है। तो ऑक्सीजन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी ने पूछा था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी। ये भाई तो गलत है, साफ पता चल रहा है। और CO2 नहीं था, जबकि CO2 पहले था, ऑक्सीजन बाद में आया। उसके बाद कहता है कि जब जीव जंतु पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक रूप को बदल दिया। तो भाई ये भी सही है, जीव जंतु पैदा होने के बाद सब कुछ बदल गया। तो 1 और 3 सही आंसर है, 2 सही आंसर नहीं है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ। तो जीव का उद्गम लगभग भाई 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ, 2 अरब वर्ष पूर्व। चलिए डी आंसर सही हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गे यानी कि नील हरित शैवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है। तो डार्विन ने लिखा है, डार्विन साहब ने लिखा हुआ है। ये भाई इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। तो भाई ओवर प्रोडक्शन की भी बात किए थे, ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस की भी बात किए थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की भी बात किए थे, यानी कि सभी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो विकासवाद का सिद्धांत भाई डार्विन साहब ने किया था। आप याद कर सकते हैं विकासवाद यानी कि यहाँ से विकास डेवलप से डार्विन, ठीक है, तो आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो ये समझाए थे जैव विकास को लैमार्क साहब, ठीक है। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इन सब चीजों को तो आपको दिमाग में रखना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विकास के लिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो हुगो डी ब्रीज ने किया था। उत्परिवर्तन के सिद्धांत को कौन किए थे, हुगो डी ब्रीज ने किया था। उसके बाद एक सूची है जिसको मैच करके देखना चाहेंगे। देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत अभी बताए थे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे,
तो आप देखें कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रीज ने दिया था, ठीक है। और उसके बाद अगला है विकास का सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत मैंने बताया था आपको कि डार्विन साहब, डेवलप से डार्विन में मैंने आपको याद कराया था। और उसके बाद एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने किया था? तो विटल टैटम ने किया था, विटल टैटम जी ने किया था। और ऑपेरॉन अवधारणा किसने किया था? तो बच गया क्या? जैकब मोनार्ड। तो पहला का डी, इस तरफ सब जाइएगा तो ये बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारक क्या है? तो भाई प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा विकास का मुख्य कारण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किससे किया जाता है? तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से संबंधित है ये। आप देख पाएंगे अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, ठीक है। क्योंकि ये जो अंग ज्यादा उपयोग में लिए जाते थे वो उनका डेवलपमेंट ज्यादा होता था, जो नहीं किए जा रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाता था, यही तो बताए थे लेमार्क साहब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो भाई उनका उत्परिवर्तन, जिसका सिद्धांत आप बताइए कौन दिए थे? अभी बताए थे हुगो डी ब्रीज। उसके बाद कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो उत्परिवर्तन का ही सिद्धांत अभी जो पढ़े थे हम लोग वही है। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन है? तो क्रो मैग्नन मानुस, ये 6 फुट का भाई लंबा होता था और कपाल गुहा इसका 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास हुआ करता था, विशाल का है, ठीक है। उसके बाद शब्द जो है एक डेनिसोवन, ये पूछा गया है आईएएस में। शब्द जो है डेनिसोवन, कभी कभार समाचार पत्रों में देखा जाता है, ये कब आया था, ये क्या है? तो भाई ये एक आदिम मानव जाति का स्पीसीज है, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व ये निवास करता था, ठीक है। चलिए अगला है आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो ये भाई जुरासिक युग का एक पुरातन पक्षी है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, आर्कियोप्टेरिक्स लंबा सा होता था। अगला क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच एक योजक कड़ी है? तो ये भाई सरीसृप और पक्षी के बीच का योजक है। सरीसृप मतलब सांप और पक्षी के बीच का ये कड़ी है, कौन सा? आर्कियोप्टेरिक्स। चलिए मैमथ किसके पूर्वज थे? आसान क्वेश्चन, हाथी के पूर्वज को क्या कहा जाता है? मैमथ। उसके बाद है डायनासोर थे, क्या थे भाई डायनासोर? तो मेसोजोइक काल के ये सरीसृप यानी कि सांप थे डायनासोर। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप, ठीक है। उसके बाद ये डायनासोर रहे कब भाई? तभी पढ़ा हमने कि मेसोजोइक युग में ही रहे। भाई रिपीट होते हैं क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी इन सब चीजों में, यूपीएससी में तो खास करके नहीं, लेकिन उसका जो ऑप्शन है वो चेंज कर दिया जाता है थोड़ी सी टफनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जीवों के विकास यानी कि इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो भाई सेलेमोंडर, उसके बाद अजगर, फिर कंगारू। ये क्वेश्चन सेलेमोंडर, अजगर और फिर कंगारू, ये सब 360 मिलियन पूर्व की बातें हैं। चलिए पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अब दूसरा चैप्टर का नाम है वर्गीकी, इसको देख लेते हैं। वर्गीकरण, वर्गीकी, और इसके पिता का नाम आप बता दीजिए मुझे कि कौन है? तो कार्लस लिनियस को भाई जीव जंतुओं के नामकरण हेतु एक पद्धति बनाया गया था, इसीलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता के रूप में जाना जाता है। किसको? कार्लस लिनियस को। चलिए दूसरा चैप्टर है ये वर्गीकी, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं अभी हाथों हाथ। चलिए तो भाई वर्गीकी से जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने है, देखिए कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो कीटों की है भाई, कीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट किसके अर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? कुल जातियों इनकी क्या है? 15 लाख से अधिक है। में सर्वाधिक जो जातियां हैं वो 10 लाख से अधिक
कीटों की ही है। कुल जातियां जो है 15 लाख हैं, उसमें सर्वाधिक किसकी है? कीटों की है। जंतु जल, स्थल और वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। तो भाई कीटों की संख्या, ये कीट पतंगे जो होते हैं सबसे ज्यादा है इनकी संख्या। सूक्ष्म जीवाणु जो है बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। क्या नग्न आंखों द्वारा देख सकते हैं? खाली आंखों द्वारा नहीं। तो कंपाउंड खुरदबीन के द्वारा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे खुर्दबीन लिखा हुआ है, लेकिन इसका इंग्लिश भाई माइक्रोस्कोप ही है। ठीक है, ध्यान रखें आप, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है या। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवाणु कैसे देखा जा सकता है? कंपाउंड खुरदबीन द्वारा या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा। जीवाणु की खोज किसने की थी? पुराना क्वेश्चन, लेवेनहॉक ने किया था। 56वीं 67वीं यूपीएससी में पूछा गया था। उसके बाद कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है, इसमें से क्या सही है? आप तो इसमें भाई पहला जो स्टेटमेंट था वो सही था, दूसरा गलत था। क्यों? पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी, हेट्रोट्रोफिक या स्वपोषित होते हैं। स्वपोषित जीवाणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव होते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर सही हो जाए कि भाई संश्लेषण तो हो जाएगा, लेकिन इसको हरित लवक पाया जाता है नहीं, इसका अभाव होता है। क्लोरोफिल यहाँ पे उनके पास होता है, जो पर्णहरित के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरित लवक नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो भाई ये जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, सही बात है। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद ये फूल देने वाले व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी सही है। तो ये अगर बात करें तो ये बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है, यानी कि जीवाणु के बारे में। ये जबकि जो सही है, ये बात हो सकता है वायरस के लिए सही हो, लेकिन ये जीवित और मृत की सीमा पर रहते हैं, ये वायरस के लिए सही है। बैक्टीरिया के क्रम में देखिएगा तो ये पूछा गया है कि कौन सा सत्य है। ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, तो इसमें सही क्या है? कोई नहीं। तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो भाई कोशिका दीवार। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की आंतरिक संरचनाएं समान परंतु बाह्य संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। कोशिका दीवार सेल वॉल की संरचना, उसके अवयव तथा उसकी कार्य प्रणाली ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं से भिन्न करती है। झारखंड के पीसीएस के प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो सबसे छोटा जीव कौन है भाई? तो माइकोप्लाज्मा, हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा और छोटा प्रोकैरियोटिक ये जीव होता है। आपको पता है कि सेल के दो रूप होते हैं, कौन कौन? एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक, आपको जानते ही होंगे यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक में माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा है। अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। ठीक है, अमीबा जो है विभाजन के द्वारा जनन करता है, क्या ये सही है या नहीं? तो ये भाई सही है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या भाई? जीवाणु, कवक, विषाणु, क्या इसमें करना है? किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? तो भाई इसमें आप जीवाणु को कर सकते हैं, ठीक है, और कवक को कर सकते हैं, वायरस को आप नहीं कर सकते हैं। तो जीवाणु और एक और दो ऑप्शन सही हो जाएगा। कृत्रिम संश्लेषित एवं संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने एस्चेरिया कोलार्ड बैक्टीरिया के डीएनए को पुनः लेखन भी किया है, और कवक को भी कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है, जैसे जैसे पोटैटो डेक्सोज एवं अगर। लेकिन विषाणु स्वयं के उपापचयी मशीन के अभाव में इन्हें कृत्रिम रूप से संवर्धित करना कठिन है। ठीक है, तो ये एक और दो सही आंसर हो जाएगा। फिर पूछता है कि
गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, तो भाई हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, जैसे मनुष्य का शरीर। आप ठंडे के दिनों में भी आपका जो टेम्परेचर है वही रहेगा बॉडी का, गर्मी के दिनों में भी वही आप टेम्परेचर बनाए रखने का कोशिश करेंगे, तो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, सही नहीं है भाई। और गोल कृमि में कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं होता है भाई, ये सही है। फिर पूछता है कि अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है, ये भी सही है, होता है। उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, सही है। यानी कि सही नहीं है ए, विल बी द राइट आंसर। कौन सा जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं, तो भाई हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन वो सांस लेते हैं। ठीक है, तिलचट्टा में आप जानते ही हैं कि व्हाइट रहता है, रक्त रहता है, मछली में भी पाया जाता है। ठीक है, देखे हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन एक मछली नहीं है, तो भाई पाइप फिश एक मछली है, साव फिश एक मछली है, गिटार फिश एक मछली है, स्टार जो फिश है ये एक मछली नहीं है। ठीक है, स्टार फिश एक मछली नहीं है। आपको अपने दिमाग में ये भी रखना है कि स्टार फिश मछली तो नहीं है, लेकिन जेली फिश भी मछली नहीं है, स्टार फिश मछली नहीं है, सिल्वर फिश मछली नहीं है, कैटल फिश ये मछली नहीं है। ठीक है, हेग फिश ये मछली नहीं है, रेजर फिश ये मछली नहीं है, क्रे फिश ये मछली नहीं है। मछली है क्या, सॉ फिश है, गिटार फिश है, पाइप फिश है। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन या मछली है, तो भाई अभी बताए थे क्रैट फिश, वहीं से क्वेश्चन उठाया। क्रैट फिश क्या है, एक मछली है। रजत, जेली, क्रे ये सब आपको यहाँ पे बताया था। ये क्या है, रजत सिल्वर फिश को ही रजत फिश कहते हैं ना, तो ये सिल्वर फिश नहीं है, क्रे फिश नहीं है, जेली फिश नहीं है, कैट फिश है। तो आपको दिमाग में ये चीज रखनी है। निम्न में से कौन एक वास्तविक रूप से मछली है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। समुद्री घोड़ा ये नाम से लगता है, लेकिन भाई ये वास्तविक एक मछली है। स्टार फिश अभी हमने पढ़ा कि नहीं है, जेली फिश नहीं है, हैग फिश नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन एक मछली है, बार बार इस क्वेश्चन आ रहा है। समुद्री घोड़ा एक मछली है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है, भाई शार्क में हड्डी होता ही नहीं है, 0। ठीक है, निम्न में से कौन सा पक्षी नहीं है, तो स्नूप बिल एक स्पून बिल एक है पक्षी। इंडियन नाइट जार एक है मछली, यूपीएससी 2022 में पूछा गया है। व्हाइट आइबिस भी एक है पक्षी, लेकिन ये गोल्डन जो महसीर है ये पक्षी नहीं है। ठीक है, एक मछली है। क्या है, मछली है। बाकी सब ये मछली है, बाकी सब क्या है, पक्षी है। सॉरी, ये पक्षी है। व्हाइट आइबिस, स्नूप बिल, स्पून बिल और इंडियन नाइट जार ये सब क्या है, पक्षी है, लेकिन ये क्या है, गोल्डन मासेर एक मछली है। सबसे बड़ा पूछता है कि स्तनपायी कौन सा है, तो आप बताइए, कमेंट में भी बता सकते। सबसे बड़ा स्तनपायी क्या है, वेल। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। वेल जो मछली है ये स्तनपायी, अभी हमने पढ़ा। कौन एक स्तनपायी है, तो भाई वेल खुद ही है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा था यार, इसमें राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया है। निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है, तो स्पर्म वेल जो है ये दांत वालों में सबसे क्या है, बड़ी है स्पर्म वेल। इसकी 50 से 55 फीट लंबी और लगभग 35 से 40 टन वजनी होती है ये मछली। ठीक है, चलिए निम्न में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो एक डीना को आप खूब बढ़िया से जानते हैं कि अंडा देता है, सीधा बच्चा नहीं देता है। निम्न में कौन सा स्तनधारी अंडा देता है, तो एक डीना अंडा देता है, स्तनधारी है लेकिन अपवाद के रूप में क्या है, अंडा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उड़ने वाला स्तनपायी कौन है, तो चमगादड़ है भाई। उड़ने वाला मैमल कौन है, चमगादड़। निम्न में उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो चमगादड़ उड़ने वाला मैमल है लेकिन पक्षी वर्ग में वो नहीं आता है।
बीपीपीएससी में पूछा गया है मेंस में। कहता है कि कौन सा स्तनधारी है, तो आपको पहचानना है भाई कि स्तनधारी कौन है, तो समुद्री गाय है। ठीक है, ये समुद्री घोड़ा तो मछली ये नहीं है, समुद्री सिंह भी है। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समुद्री गाय क्या है, एक विशालकारी शाकाहारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार का कशेरुकी मछली है, और जो सी लायन है ये एक स्तनधारी है। तो 1 और 3 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें, स्तनी में, ये बीपीएससी में पूछा गया है। मैमल्स है भाई, मैमल है। उसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय गिलहरियों के बारे में कथनों पर विचार करिए। क्या भाई, वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड यानी नीड का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बात सही है। गिलहरी जो है वो भूमि में बिल बनाकर अपने नेस्ट का निर्माण करती है, और वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि में अंदर जमा करती है। वे सर्वभक्षी होते हैं, नहीं केवल एक सही है। ये गिलहरी जो है वह भूमि में बिल बनाकर अपने नेस्ट का निर्माण कर सकती है। तो ये सही हो जाएगा। चलिए, सॉरी, ये भूमि में बिल बनाकर गिलहरियां थोड़े रहती हैं। गलती से ही मैंने बोल दिया था। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नेस्ट का निर्माण करती हैं, गलत है भाई। वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट, बीजों को भूमि में अंदर कहाँ जमा करती हैं, ये तो पेड़ पे रहती हैं। वे सर्वभक्षी होती हैं, ये बात सही है कि कभी कभी कीड़े मकोड़े भी ये खा जाती हैं। और बाकी शाकाहारी तो ये होती ही हैं कि छोटी छोटी चीजें खाते रहती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेवे, फल इत्यादि खाती हैं, लेकिन ये कीड़े मकोड़े भी खा जाती हैं। चलिए, निम्न में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है, भौंकने में जो असमर्थ है वह डिंगो है। ठीक है, डिंगो एवं बेसंजी श्वान की वे उपजातियां हैं जो सामान्य कुत्तों की तरह न भौंक कर एक अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वो होता है, क्या होता है भाई, तो रीछ होता है। क्या होता है, रीछ। गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू जो है, रीछ, इसको स्लॉथ बियर कहते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकता है। जो गढ़ कार्निवोरों का एक सदस्य है, यह चींटी, फल, दीमक इत्यादि खाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है कि सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया जाता है, वो कौन सा जानवर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। वनमानुष, तोता, कुत्ता और सूंस। तो भाई कुत्ता राइट आंसर है। वनमानुष, तोता और डॉल्फिन ऐसे जीव हैं जिन्हें कुत्ते से कहीं अधिक भाषा का प्रयोग अर्थात संकेतों का समझना प्रेषित सिखाया जा सकता है, इसको नहीं सिखा सकता है। ठीक है, सिखा सकते हैं लेकिन कम, बाकी सब ज्यादा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से अलग करता है, तो भाई जानने की इच्छा प्रकट करना, सोचने की क्षमता और जानने की इच्छा प्रकट करना, ये मनुष्य में बुद्धि के कारण होता है, इसलिए बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। चलिए, कौन सा एक कपि है, एक कपि नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना है, यूपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। कपि नहीं है, तो लंगूर एक कपि नहीं है भाई, गिबन है, गोरिल्ला है, आउटरंगन है। तो इसलिए ये एक कपि नहीं है, कपि को इंग्लिश में एप कहते हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है, तो गिब्बन, मानव जैसा ही दिखता है, ये है। फिर कहता है कि कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में से बने में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। भाई यहाँ पे ये ओरंगटून, या इसको हिंदी में उदबिलाव कहते हैं, ये बनाता है, उदबिलाव। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर होगा उदबिलाव, सॉरी सॉरी, ओरंगटून, उसको ओरंगटून का हिंदी, उदबिलाव एक अलग शब्द है। ये ओरंगटून, मुझे लगा कि उसी का उदबिलाव हिंदी नहीं। ओरंगटून का अर्थ होता है जंगलों में रहने वाले इंसान। ये सबसे बड़े वृक्षवासी वासी स्तनधारी हैं। ठीक है, 3 प्रजातियां होती है इसमें, बोर्नियोन, सुमात्रान और तपनोली। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका ये भालू होता है। ठीक है, भालू और पांडा एक ही कुल के हैं। किन जंतुओं में 3 प्रकार के प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, तो भाई मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हार्ट होता है। त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है, तो आपको अभी बताया, मेढक या उभयचर। ठीक है,
उसके बाद है निम्न में किसमें पित्ताशय नहीं होता है। तो ये एक विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि भाई चूहा और ऊंट ये दोनों यहाँ पर सही आंसर है, तो इसलिए इसको स्टार मार्क किया हुआ है। वैसे बिना रीढ़ वाले जो होते हैं पशु या पक्षी, देखिए बिना अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं, परंतु घोड़ा, चूहा, ऊंट इत्यादि इसके अपवाद हैं। बिना रीढ़ हड्डी वालों में पित्ताशय, रीढ़ की हड्डी नहीं है तो उसमें पित्ताशय भी नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। तो गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है, हिरण, जेब्रा और घोड़ा में पाया जाता है। फिर पूछता है कि नील गाय निम्न में से किस कुल में आती है। तो नील गाय जो है वो हिरण के कुल से आती है। भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है ये। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिसमें अस्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के सिंगाभों के समान नीलगाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। तो अगला क्वेश्चन है भाई, मैच कराना है। भारतीय वन्य प्राणी जातियां हैं और उनके वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए, नीलगाय को कहते हैं बोस्लाफस ट्रैगोकेमिलस। बोस्लाफस ट्रैगोकेमिलस। बारहसिंगा को क्या कहते हैं, तो रूसवर्स दुआउसेली। और चिंकारा को कहते हैं गेजला बेटनरी। और नीलगाय को आपको बता ही दिया। एशियाई जंगली गधा को कहते हैं इक्कस हेमियोनस। इक्कस हेमियोनस। ठीक है। बारहसिंगा को क्या कहते हैं, रूसवर्स दुआसोली। ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। एशियाई जंगली गधा को क्या कहते हैं, इक्कस हेमियोनस। बारहसिंगा को क्या कहते हैं, रूसवर्स दुआसोली। और चिंकारा को क्या कहते हैं, तो चिंकारा को देख लीजिए आप, गजला वेटनरी कहते हैं। और नीलगाय को बोसाफोरस ट्रेगोकेमिलस कहते हैं। फिर कहता है कि शिशुधानी स्तनी है, मार्सुपिलियस प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी और रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। कौन सा सही है, तो भाई ये सही है। शिशुधानी स्तनी मार्सुपिलियस प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं, ये बात सही है। लेकिन एक कथन सही है, किंतु दो गलत है। ये वाला गलत है। स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं, ये बात गलत है। शिशुधानी जो स्थलीय मार्सुपिलियस स्तनधारी मार्सुपिलियस वर्ग के सदस्य हैं और भारत के में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, ये बात सही था पहला। ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं फिर, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अतः एक कथन सही है, शिशुधानी स्तनी विभिन्न आवासों में पनप सकते हैं, न केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास में मैदान सकते हैं, बल्कि वनीय क्षेत्रों में भी रह सकते हैं ये लोग। और इनकी आबादी रेगिस्तान, वर्षावन, सवाना इत्यादि में पाई जाती है। ठीक है। अगला देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि लक्षण और प्राणी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप मैच मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो आप इनका सुमेलित क्रम यहाँ से देख सकते हैं। पंखहीन यानी कि पंख विहीन जो कीट है वो रजत मिनाभ है। ठीक है। उड़ान रहित जो पक्षी है वो कीवी के रूप में है। और अपाद सरीसृप यानी कि सांप है वो उसको सर्प कहते हैं। और फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य है। तो ऑप्शन नंबर जो बी था यहाँ पे वो करेक्ट था आपका। ठीक है, ये बी। चलिए अगला देख लेते हैं। कीवी है। कीवी क्या है भाई, तो ये उड़ने में अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। उड़ने में क्या ये सक्षम है, नहीं अक्षम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक जैविक मूल का है। तो ये मूंगा, कोरल यानी कि मूंगा, आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में खूब पाया जाता है। पन्ना माड़ी पुखराज जैविक मूल के नहीं है, जबकि मूंगा क्या है, सिलेंट्रेटा और अकशेरुकी जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में समुद्र में रहते हैं, समूह में एक रहता है। ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस आपको जानना है क्या है, तो ये एक मृदु कवची है, मोलस्का है। ठीक है। ऑक्टोपस मृदु कवची है, जंतु है। ठीक है। डेविल फिश के नाम से जाने जाते हैं ये एक से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है। तो स्कोविड। स्कोविड क्या है, सबसे बड़ा अकशेरुकी। तो भाई स्कोविड संघ मोलस्का वर्ग के सिफेलापोडा के समुद्र में पाया जाता है। यह सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह लगभग 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। निम्न में कौन सा जीव जो है
अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। ये आपको रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें बरूथी, मकड़ी और बिच्छू, इसके अलावा जो केकड़ा है वो एक अलग वर्ग से संबंध रखता है। ठीक है, केकड़े का जो वर्ग है वो क्या है, मेलेकॉस्ट्रेका। ठीक है, जबकि बरूथी, बिच्छू और मकड़ी ये सब क्या है, एरेक्निडा वर्ग के ही आते हैं। ठीक है, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी। फिर पूछता है कि ये जो व्हाइट लेग है, आप देख पाएंगे यहाँ पे व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। किसकी किस्म है भाई, तो ये कुक्कुटों की है। कुक्कुटों की क्या है, एक व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। टीक और माइट वास्तव में क्या होते हैं, तो मकड़ी वंशी होते हैं। टीक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं, टीक और माइट। दीमक को और क्या किस नाम से जानते हैं, चींटी, लाल चींटी, ठीक है, या फिर श्वेत चींटी या श्याम चींटी। तो भाई इन दीमक को उजले उजले होते हैं, श्वेत चींटी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। जुगनू होता है क्या, एक कीट है भाई, कीटों की संख्या सबसे ज्यादा है, प्रजातियां अभी हम लोग पढ़े थे। जुगनू क्या है, कीट है। जुगनू या खदोत कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं और दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होता है। ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जुगनू में चमक किसके कारण होता है, तो ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होता है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी को आश्रित रहने को क्या कहते हैं, तो भाई एक परजीवी ही दूसरे पर अगर दूसरे परजीवी पर आश्रित है तो उसको उपपरजीविता कहते हैं। ठीक है, तो उसको हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं इंग्लिश में अगर बात करें। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि क्या करती है ये, तो आधा स्तर यानी कि सबस्ट्रेटम के साथ एक कोण पर बैठती है। ठीक है, एक बार ये पूछा गया था कि न्यून कोण होता है अधिक कोण होता है, तो आपको याद रखना है कि यह आधा स्तर के साथ एक कोण जो कि न्यून कोण होता है उस पर बैठती है। न्यून कोण पर बीपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। उनकी 3 प्रमुख प्रजातियों को विभाजित किया जा सकता है। कौन किसमें, मच्छरों को क्यूलेक्स, एनोफिलीज और एडीज में। प्रत्येक जीन्स एक विशिष्ट परजीवी के मध्यवर्ती मेजबान के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त भी इनमें भोजन श्रृंखला और आकार, आवास इत्यादि को लेकर पर्याप्त अंतर होता है। ये अंतरों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्यूलेक्स और एनाफिलीज में क्या अंतर है। तो ये अंडे पानी की सतह पर गुच्छे के रूप में पैदा करती है, जबकि ये अंडे पानी की सतह पर गुच्छों से अलग पैदा करती है और क्षैतिज पैटर्न में अंडा रखती है। इनके लार्वा नीचे से पोषक होता है, इनका लार्वा ऊपर से पोषक होता है। किसका, एनाफिलीज का। इसके पंख धब्बेदार होते हैं एनाफिलीज के, जबकि इसके पंख
बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं उसको मैं दूसरे खंड में लेके आता हूँ और 3-4 खंडों में पूरी बायोलॉजी को हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।